सो ये मेन चीज़ों को ध्यान रख के ही आप पेपर अटैम्प्ट करना, ठीक है। अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो इन सब चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट में आप फॉलो करोगे तो वहां जाके फॉलो करोगे, ठीक है। वहाँ एग्जाम में आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को यूनिट लिखनी थी, हाँ यार मुझे स्टेट लिखनी थी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो अगर आप नए हैं सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज यश जैन, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। ये यूट्यूब चैनल मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था। इट्स बीन 3 months ओनली। ओके, सो ये इस चैनल जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सरप्राइज है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, किस तरह से आपको चैप्टर्स कवर करने हैं एंड किस तरह से किस तरह से एग्जाम में आपको पेपर लिखना है और किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा पहले और सरप्राइज लास्ट में। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है या आपका कोर्स पूरा हो गया बट कॉन्फिडेंस नहीं आया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। फ्रॉम दिस वीडियो आई विल टेल यू द बेस्ट स्ट्रेटेजी सो दैट यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो देखो, ऑलमोस्ट 1 month बचा है क्योंकि एग्जाम कब है? केमिस्ट्री का एग्जाम 27 Feb को है, बट उससे पहले फिजिक्स का एग्जाम भी है 21 Feb को। तो उसके लिए आपको 5-6 दिन प्रिपरेशन चाहिए जस्ट फिजिक्स के लिए ही। तो मान लेते हैं हम आपको फ्रॉम 16 Feb to 20 Feb यू विल जस्ट ओनली प्रिपेयर फॉर फिजिक्स एग्जाम। तो हमारे पास कितना टाइम बचा है? हमारे पास 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का टाइम बचा है। मैक्स टू मैक्स 32 days आर लेफ्ट फॉर योर केमिस्ट्री, ठीक है। आपके पास 32 days बचे हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो इन 32 days में यू हैव टू प्लान, लाइक आपको मैं ऐसा प्लान स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपके 10 के 10 चैप्टर, 10 चैप्टर्स हमारे पास थ्योरी में, हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। 10 के 10 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे विथ प्रॉपर रिवीजन एंड विथ प्रॉपर क्वेश्चंस, ठीक है। उस स्ट्रेटजी में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं और कोर्स कैसे कंप्लीट करना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको एक जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो हर चैप्टर को ऑन एन एवरेज 2 days देने हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको 2 days देनी ही पड़ेंगी। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है? फर्स्ट डे आपको, अगर आपके पास नोट्स बने हुए नहीं तो जस्ट कलेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नोट्स अरेंज करने पड़ेंगे। या तो आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो उनसे नोट्स लो या किसी फ्रेंड से नोट्स लो, क्योंकि इस टाइम अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यू कांट मेक नोट्स राइट नाउ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम नहीं है अभी। तो आपको नोट्स आपके पास होने चाहिए हर चैप्टर के, ठीक है। एक बार आपके पास नोट्स आ गए तो आपको उनको थरली रिवाइज करना है, पूरा अच्छी तरह रिवाइज करना है। सेकेंड थिंग, एक तो उस दिन तो ये आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। सेकेंड थिंग, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डीपली रिवाइज करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप डीपली रिवाइज करोगे तो उससे आपका उस चैप्टर में हाई स्कोर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सेकंड डे आपको क्या करना है? ये फर्स्ट डे का बताया मैंने। सेकंड डे आपको क्या करना है? सेकंड डे में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड इंटेक्स क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? देखने हैं, आपको करने नहीं हर क्वेश्चन। देखो हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आपके दिमाग आपको देखना है जिससे आपके वो दिमाग में रहे। आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन यार करने की जरूरत है, मुझे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो आप स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन कर लो। बट सारे क्वेश्चन करने का टाइम हमारे पास नहीं है। सो सेकंड डे क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखने हैं और स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड थिंग, आपको चैप्टर वाइज उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको उस चैप्टर से कैसे किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पता लगेगा। क्योंकि देखो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता लगेगा उस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और लास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको पक्का से करने हैं कि उस चैप्टर से कैसे केस स्टडी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि 12th का जो एग्जाम होता है, जो पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है आजकल, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। अब पीवाईक्यूज कितने साल के करने पड़ेंगे? तो पीवाईक्यूज 2 साल के इनफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2023 और 24 में तो सेम पैटर्न है जो अभी आने वाला है 2025 में, बट 2022 का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि 2022 का पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि वो 2 सेशंस में होता था। हम क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? हमको पैटर्न पता लगे जिससे, ठीक है। अब पैटर्न पता लगे उसकी वजह से उसके लिए 2023 और 2024 के क्वेश्चंस इनफ है, ठीक है। तो 2023 के 3 सेट्स हैं तो तीनों सेट्स के क्वेश्चंस करो, 2024 के 3 सेट्स हैं तो तीनों सेट्स के क्वेश्चंस करो। तो ये आपके लिए बहुत इनफ है। तो अगर आपने 2 साल के क्वेश्चंस कर लिए, 2 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, तो ये
बहुत अच्छी तरह इनफ हो जाएगा और आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ऐसे हर चैप्टर को ऑन एन एवरेज 2 days तो देने ही पड़ेंगे। तो अब देखो, अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊं तो चैप्टर वाइज देखो, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले हम फिजिकल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीरियल वाइज चलेंगे। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूशंस, सेकंड इज केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, सॉल्यूशंस हमको पता है, सॉल्यूशंस है हमारा 7 नंबर का, केमिकल काइनेटिक्स भी 7 नंबर का आता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 9 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, पहले सॉल्यूशंस को अच्छी तरह रिवाइज करोगे, नोट्स को जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस को आपको एक दिन नोट्स रिवाइज करने हैं, सेकंड डे आपको पीवाईक्यूज करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। पीवाईक्यूज जरूर से करने हैं, पीवाईक्यूज से ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप धीरे धीरे मोटिवेट होकर सारा कोर्स खत्म करोगे। सो पीवाईक्यूज इज अ मस्ट, डोंट मिस दिस स्टेप, दैट इज ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। सेकंड आपको फिर केमिकल काइनेटिक्स कर लेना है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपको 2 दिन में हो जाएगा, जैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स भी आपका 2 दिन में हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन उसको नोट्स को रिवाइज करो। अब मैंने 2 दिन क्यों बोला, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है जिसके पास बायोलॉजी है, या मैथमेटिक्स पढ़नी है जिसके पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं कि पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको फिजिक्स का भी कोर्स खत्म करना है, आपको मैथमेटिक्स का भी कोर्स खत्म करना है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में 95+ लाने हैं, आपको फिजिक्स में भी लाने पड़ेंगे, बायो में भी लाने पड़ेंगे टू स्कोर अप गुड परसेंटेज इन क्लास 12th, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 2 दिन नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 2 दिन आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डीपली रिवाइज करना पड़ेगा। तीसरे दिन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि स्पेसिफिकली वो ट्राई कर लेना। अब देखो, फिजिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप पहले फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर वैल्यू पुट अप कर रहे हो, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना लास्ट तक, क्योंकि अगर अभी आपने सॉल्व नहीं करा लास्ट तक तो एग्जाम में आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी, ठीक है। कैलकुलेशन की स्पीड बहुत स्लो होगी। तो अभी 1 महीना है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, तो जस्ट लास्ट तक आंसर लाना है हमको, लास्ट तक आपको उसको सॉल्व करना है और लास्ट तक आंसर को लिखना है, और विथ यूनिट, ठीक है। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर सॉल्यूशन देखा होगा, सॉल्यूशन की देखी होगी, तो यूनिट के भी हाफ मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो फिजिकल में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड आता है हमारा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको 3 दिन देना है, केमिकल काइनेटिक्स 2 दिन और सॉल्यूशंस 2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। एक तो डी और एफ ब्लॉक है और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सो डी और एफ ब्लॉक को आपको कैसे कवर करना है, देखो मैं भी समझता हूँ कि डी और एफ ब्लॉक में बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, मगअप का बहुत ज़्यादा है। तो डी और एफ ब्लॉक के आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए। आपको पहले तो नोट्स को थरली रिवाइज करना है, थोड़ी ट्रिक्स बनानी है, ट्रिक्स से आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का सीरियल वाइज पता होना चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का वो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो डी और एफ ब्लॉक में आपको एक दिन तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डीपली रिवाइज करना पड़ेगा। सेकंड आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। आपको रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, तो उसमें आपको 2 दिन देने पड़ेंगे। उसमें आपको अच्छी तरह पूरा रिवाइज करने पड़ेगा कॉन्सेप्ट, प्लस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डीपली रिवाइज करना है। सेकेंड डे आप अभी 2 दिन हो गए। थर्ड डे आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड डे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, देखने हैं जस्ट, और लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उनको थोड़ा ट्राई कर लेना। सेकंड थिंग आपको पीवाईक्यूज करनी ही है। तो हमारा ऐसे करके 5 दिन में हमारा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, जो कि डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन हमारा 5 दिन में खत्म। पहले हमारा 7 दिन में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया था, 7 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, 5 दिन में हमारा इनऑर्गेनिक खत्म, 12 दिन हो गए हमारे पास। कितने दिन बचे, 20 दिन बचे अभी भी, ठीक है। अब आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको कवर करना है चैप्टर्स को सीरियल वाइज, जैसे सीरियल में है कवर, जैसे सीरियल में बुक में एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वैसे ही आपको कवर करना है। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स आपको 2 दिन में कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट डे आपको सेम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपकी बेसिक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जब भी आप जल्दी कवर कर पाओगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। देखो, थोड़े बेसिक्स तो सब क्लियर होने चाहिए सबके, बट जैसे अगर पूरे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इजीली रट लोगे उनको, ठीक है, इजीली याद हो जाएगी रिएक्शंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर कि पहले आपको चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद आपको नेम रिएक्शंस की हर चैप्टर की नेम रिएक्शंस की एक
नोट्स बनाने हैं, उनको थरली रिवाइज करना है, उनको डीपली रिवाइज करना है उसी दिन। ये फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेना है और इंपॉर्टेंट आप कर लेना कुछ स्पेसिफिकली। सेकंड थिंग, आपको उसी दिन पीवाईक्यूज भी करने हैं, जो हमारा चल ही रहा है, जो मैं जनरल बता रहा हूँ। तो ऐसे सिमिलरली आप एल्कोहल्स फिनॉल्स की वजह से कर लेना, सिमिलरली आप एल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स की वजह से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आता है कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारा 8 नंबर का चैप्टर है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आपको एक दिन में क्या करना है, एल्कोहल्स कीटोन्स का पार्ट रिवाइज करना है और दूसरे दिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट रिवाइज करना है। इस चैप्टर को आपको 2 दिन देने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो आपको अच्छी तरह उसके नोट्स रिवाइज करने हैं और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के एक नोट्स बनाने हैं खुद ब खुद हाथों से, जिससे कि आपको रिएक्शंस याद होगी, ठीक है। जितना आप लिखोगे ना रिएक्शंस को, उतनी रिएक्शंस याद होगी। हमेशा रखना ही, ऑर्गेनिक में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एक बार आप नोट्स तो देख ही रहे हो किसी के, बट आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक में जितनी रिएक्शंस आप लिखोगे, जितनी रिएक्शंस आप ट्राई करोगे, उतना ज़्यादा आपके वो दिमाग में जाएगा। क्योंकि अभी हम इस टाइम ऐसा नहीं है कि हम पूरा समझ सके, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप जल्दी से उनको मगअप कर पाओगे, जल्दी से अपने दिमाग में ले पाओगे। आ रहा है समझ में? तो 2 दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा और नेम रिएक्शंस डीपली रिवाइज हो जाएगी। थर्ड डे आपको पता ही क्या करना है, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज लगाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है अमीन्स। अमीन्स भी ऐसे इसी स्ट्रेटेजी से 2 डेज में हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल 7 नंबर का आ रहा है, ऐसा नहीं कि फर्जी चैप्टर है, फर्जी चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपको 7 मार्क्स दिला रहा है और आपको ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वहाँ पर, कि अमीनो एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सा असेंशियल है, कौन सा नॉन असेंशियल है, और डीएनए आरएनए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके आपका ऑलमोस्ट, देखो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 7 दिन में हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 5 दिन में, 7 5 12, ये हमारी हो जाएगी 11 दिन में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 11 दिन में हो जाएगी। सो 12 + 11 कितने हो गए, 24 दिन। तो आपका पूरा कोर्स 24 डेज में, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आपका पूरा कोर्स 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे 25 दिन में हमारा चैप्टर पूरा कोर्स खत्म हो गया है। 25 दिन में खत्म मतलब अगर हम 15 जनवरी से स्टार्ट करें तो हमारा 10 फैब तक कोर्स खत्म हो गया है। 10 फैब के बाद भी हमारे पास 5 दिन बचेंगे, ठीक है। 10 फैब से 15 फैब तक हमारे पास 5 दिन बचेंगे। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो भी वीक पॉइंट्स हैं, तो उन 5 दिनों में आपको क्या करना है, आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं उन पे वर्क करना है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यार ये रिवाइज करना पड़ेगा, तो वो रिवाइज करो वापस। मॉक टेस्ट लगा सको, ठीक है। अगर 5 दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लगा लो, उसी टाइम आपको टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लगा लो, तो इसी के साथ आपका पूरा हो जाएगा खत्म। उसके बाद आपको 6 दिन फिजिक्स की तैयारी करनी है। 21 को आपको फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा। 21 के बाद 22 से 27, 28 को आपका एग्जाम है। 22 to 27 आपको क्या करना पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, 22 से 24 तक आप मॉक टेस्ट दे दो और रिवाइज कर लो, बट लास्ट में आप मॉक टेस्ट मत देना, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मॉक टेस्ट आप दोगे, मे बी उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आ रहे हो और आपका जो है पेपर अच्छा ना जा रहा हो, तो आपको मोटिवेशन डाउन होगा, ठीक है। तो लास्ट के डेज में कभी भी, सुन लो ध्यान से, लास्ट के डेज में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो 22 से 24 के टाइम दे देना। 24 से 27 के टाइम में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। पूरा रिवाइज करना है, जितना भी स्टार्टिंग से फिजिकल केमिस्ट्री से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पूरा आपको रिवाइज करना है उन 3 दिनों में थरली, ठीक है, अच्छी तरह। सिर्फ आपको उस टाइम केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 24 से 27 तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो उस टाइम क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट नहीं करने हैं। अगर मॉक टेस्ट कब करने हैं, मॉक टेस्ट कर लेना 22 से 24 के टाइम। आगे समझ में, ठीक है। सो ऐसे करते करते आप पहुंच जाओगे एग्जाम डे तक, ठीक है। यस, एग्जाम डे तक पहुंच जाओगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। अगर ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ यार मैंने बहुत क्वेश्चंस भी कर लिया और पूरा कोर्स भी कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो आप एग्जाम डे पहुंच गए, आप एग्जाम दे रहे हो। अब आपको एग्जाम करना कैसे है, तो एग्जाम में फर्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको ये करना है कि आपका एक भी गलत ना हो, ठीक है। अब आप कैसे करोगे वो, कि मुझे नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे लगानी है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, कि हाँ यार 2 ऑप्शंस में, क्योंकि हमको पता है नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो हम क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। और वो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आप सही आंसर पे ही टिक करो। समझ आ रहा है कि अगर आप 2 में कंफ्यूज हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर सही आंसर पे टिक करना है। तो ऐसे करो कि, तो ऐसे अटेम्प्ट करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि आपके 16 मार्क्स पूरे के पूरे आपके पास आए, ठीक है। 16 में से 16 ही सही हो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो आपको पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हो, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हो,
तो जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखना है, अपना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बांटना है, ठीक है। वही एग्जाम में होता है, ठीक है। ये एग्जाम स्टॉप करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जाम स्टॉप करने की ट्रिक ऐसा नहीं कि जितना आपको आता है सारा लिख दोगे, नहीं, जितना आपसे पूछा है आपको उतना ही लिखना है। अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना है, एलिमिनेशन के बारे में नहीं बताना है। जस्ट तो जितना आपसे पूछा है उतना ही आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखोगे बस, प्लस एग्जाम्पल लिख देना अगर एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो, बस डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला लिखना है, ये लिखना है। जब तक पूछा नहीं गया हो जब तक आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको करना कैसे क्वेश्चन, अगर कोई रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन में अच्छी तरह रिएक्शंस लिखनी है। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि वो किस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में तो जी लिखना है, अगर लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड एल लिखना है, अगर एक्वस स्टेट में तो एक्वस लिखना है, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसकी स्टेट लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जब भी आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो आपको टेम्परेचर मेंशन करना है। अगर वो रिएक्शन ऐसा है कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, जैसे कोई एलिमिनेशन रिएक्शन है तो 443 केल्विन पे होती है, वो हमको पता है कि एनसीईआरटी में दे रखा है 443 केल्विन पे रिएक्शन होती है, तो वहां पे 443 केल्विन मेंशन करना है, क्योंकि उसका भी हाफ मार्क्स होता है। आया समझ में? सो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको पहले तो फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुटअप करनी, सब स्टेप्स के अलग अलग आंसर होते हैं। लास्ट में आपको जब भी आंसर लिख रहे हो तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है अप्रॉक्स लिख के, उसके बाद आपको यूनिट के साथ आंसर लिखना है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं सही लिखी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। सो मेक श्योर कि यू आर राइटिंग द राइट यूनिट, ओके। नाउ रीजनिंग वाले क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर रीजन पूछा है तो उसमें आपको सिर्फ रीजन ही लिखना है, ठीक है। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि अगर हमको पता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जस्ट रीजन लिखना है, कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क्स है, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टाइम आंसर क्वेश्चन की, तो लॉन्ग टाइम आंसर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, आपसे रिएक्शंस पूछ लेते हैं। तो रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, आप ध्यान रखना हो कि वो बैलेंस्ड रिएक्शंस हो लिखी हो आप, कि वो जो रिएक्शंस आप लिखो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं केस स्टडी क्वेश्चंस का, तो केस स्टडी क्वेश्चंस में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें एक उन्होंने वो केस बना देते हैं, ठीक है। सिंपल क्या होता है, किसी कोई भी टॉपिक के बारे में डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे लास्ट के ईयर्स में डीएनए और आरएनए का एक केस स्टडी दे रखा था, जिसमें उन्होंने डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी थी। तो केस स्टडी से वो 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस होते हैं। अब उनमें से 2 क्वेश्चंस का आंसर तो उस केस में ही होगा, उस पैराग्राफ में होगा। जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट, और वही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको मतलब वो 2 क्वेश्चंस के मार्क्स तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चंस भी बहुत ईजी होते हैं, जस्ट यू हैव टू रीड द पैराग्राफ प्रॉपरली, और उसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा अगर आपने पूरा अच्छी तरह अगर कोर्स पूरा कर रखा होगा और पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। सो ये मेन चीज़ों को ध्यान रख के ही आप पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो इन सब चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट में आप फॉलो करोगे तो वहाँ जाके फॉलो करोगे, ठीक है। वहाँ एग्जाम में आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को यूनिट लिखनी थी, हाँ यार मुझे स्टेट लिखनी थी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, PYQs को सॉल्व करना जरूरी है। सो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया है, पूरा समझा दिया है कि कैसे आपको यू कैन स्कोर 95+ मार्क्स इन योर क्लास 12th एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। नाउ सरप्राइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सरप्राइज है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो सरप्राइज ये है कि इस चैनल पे हर चैप्टर से 2 वीडियोस आएगी, जिसमें पहली वीडियो में बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर के जो आपको कवर करने ही हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह रिवाइज करने हैं, जिसके आपको अच्छी तरह एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड वीडियो आएगी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट PYQs, 10 ईयर्स की PYQs हम डिस्कस करेंगे, हम पूरे सॉल्व करेंगे। मान लो आप हर चैप्टर से हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, 20 या 25 क्वेश्चंस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो हर चैप्टर की ऐसी 2 वीडियोस आएगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कल से ये वीडियोस आ रही है। सो मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ कि हम 10 फरवरी तक सारे चैप्टर्स को कवर कर देंगे इस तरह से, हर 2 वीडियोस से, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने केमिस्ट्री एग्जाम में। आई होप ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।